कॉपीकैट मार्केटिंग 101 बुक समरी इन हिंदी। हेलो दोस्तों, ये है ऑथर बक हैजेस के द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलिंग बुक कॉपीकैट मार्केटिंग 101 बुक की समरी। आप इस आर्टिकल को ध्यान से सुने। इसमें ऑथर वर्क हैजेस ने बिजनेस और मार्केटिंग के बारे में कुछ बताया हुआ है, बहुत कुछ बताया हुआ है। अगर आप ऐसा नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी आप एक बिजनेसमैन हैं तो ये बुक समरी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए एंड ये बुक समरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो बात करते हैं कॉपीकैट मार्केटिंग 101 बुक समरी इन हिंदी। ये वो स्टोरी है जो मुझे हमेशा से पसंद है। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक बार एक बिजनेस मैनेजर होता है जिसकी उम्र कोई 40 के करीब थी। उसे पैसे की हमेशा बड़ी तंगी रहती थी, इसलिए वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेता है ताकि उसे फाइनेंस से रिलेटेड कुछ एडवाइस मिल सके। तो अब होता ये है कि अपॉइंटमेंट वाले दिन वो उस फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलने उसके ऑफिस पहुंचता है। उस ऑफिस के बाहर 2 दरवाजे थे, जिसमें से एक दरवाजे पर लिखा था, एक दरवाजे पर एम्प्लॉयड लिखा हुआ था और दूसरे दरवाजे पर सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा था। वो आदमी एम्प्लॉयड लिखा हुआ दरवाज़ा खोलता है क्योंकि वो खुद एक एम्प्लॉय था और वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है। फिर से उसे 2 दरवाजे मिलते हैं। उनमें से एक दरवाजे पर लिखा था 1 साल में $40,000 से कम कमाई और दूसरे में लिखा था 1 साल में $40,000 से ज़्यादा कमाई। अब उस मैनेजर की कमाई सालाना $40,000 से कम थी, इसलिए वो पहला दरवाज़ा खोलता है। अंदर जाने पर फिर से उसे 2 दरवाजे मिलते हैं, जिसमें एक पर लिखा था 1 साल में $2,000 से ज़्यादा सेविंग और दूसरे पे लिखा था 1 साल में $2,000 से कम सेविंग। अब क्योंकि उस आदमी के सेविंग अकाउंट में बस $1,000 ही थे, इसलिए वो दूसरा दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है और क्या देखता है कि वो उसी जगह वापस आ गया है जहाँ से वो फर्स्ट टाइम ऑफिस के अंदर गया था। दरअसल बात यह है कि अगर आप सेम चॉइस चूज़ करते हैं तो आप कहीं नहीं पहुँचते, बल्कि वहीं रहते हैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। आप हमेशा वहीं आएंगे जहाँ से आप चले थे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको डिफरेंट डोर्स खोलने होंगे ताकि आपको डिफरेंट रिजल्ट मिल सके। लेकिन ये रिजल्ट मिलेंगे कैसे? अगर आपको ये जानना है तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, तो इस समरी को ध्यान से सुनिए। चैप्टर 1, वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ कॉपीकैट्स। हम कॉपीकैट्स की दुनिया में रहते हैं। अगर कोई एक चीज़ है जिसमें हम सब अच्छे हैं तो वो कॉपीकैटिंग। लेकिन कथन ये है कि क्योंकि हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कॉपी करते हैं, तो हमने अब तक वेल्थ क्रिएशन करने का कोई तरीका कोई कॉपी नहीं किया है। हमारे पैदा होने के दिन हमारी कॉपी कैटिंग स्टार्ट हो जाती है। हम अपने पेरेंट्स की लैंग्वेज कॉपी कैट करते हैं, हम उनके मूव्स कॉपी कैट्स करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कॉपी कैट करते हैं। स्कूल में हम लेटर कॉपी कैट लिखना सीखते हैं, फिर हम ड्राइव करना सीखते हैं। हम इंस्ट्रक्टर को इस बात से पैसे देते हैं कि वो हमें खुद को कॉपी कैट करना सिखाए, और हम जितना बेटर उसे कॉपी करते हैं उतना ही बेटर ड्राइविंग करना सीखते हैं। हालांकि लाइफ में हर चीज़ की कॉपी कैट करने के लिए भी डाउन साइड है। सिर्फ इसलिए कि हम सब कुछ ना कुछ कॉपी कैट करते रहते हैं, तो इसका ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि ये चीज़ ये एक अच्छी चीज़ है। अब इस बात को ही कंसीडर कर लो कि आप कोई बैड हैबिट कॉपी कैट करते हैं, क्योंकि जिसे आप कॉपी कैट कर रहे हैं वो राइट हो ये ज़रूरी तो नहीं है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक स्टोरी ही ले लो, जिसमें एक आदमी को क्लॉक्स की शॉप होती है। एक आदमी की क्लॉक्स की शॉप होती है। वो हर रोज़ एक बूढ़ा आदमी उस आदमी की शॉप के पास से गुजरता था और घड़ियों को देखता था। वो अपनी पॉकेट वॉच निकाल कर कुछ देखता और अपने रास्ते चला जाता। उस बूढ़े आदमी की आदत को देखकर स्टोर ओनर को बड़ी हैरानी होती थी। तो एक दिन उसने अपनी शॉप के बाहर आके उस बूढ़े से पूछा कि वो क्या कर रहा है, जिस पर उस बूढ़े ने जवाब दिया कि मैं हर रोज़ 5 बजे मैं विसिल बजाता हूँ, इसलिए यहाँ से गुजरते हुए इन घड़ियों को देखकर मैं एग्जैक्ट टाइम श्योर कर लेता हूँ। बूढ़े की बात सुनकर वो शॉप ओनर ज़ोर ज़ोर से हंसा और बोला, और मैं हर रोज़ आपकी विसिल की आवाज़ सुनकर अपनी घड़ियों का टाइम सेट करता हूँ। दरअसल वो दोनों ही एक दूसरे को कॉपी कैट कर रहे थे और दोनों ही सोचते थे कि दूसरा पर्सन राइट है,
लेकिन वे बस एज्यूम करते थे और रोंग थे। तो हमने वेल्थ क्रिएट करने का कोई कॉपी कैट क्यों नहीं ढूंढा? इस कथन का जवाब होगा कि हम जॉब ट्रैक का तरीका कॉपी कैट करते हैं, ना कि वेल्थ क्रिएशन का ट्रैक। तो ऐसा क्यों है भला? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि फाइनेंशियल ड्रीम पूरे करने के लिए सिर्फ जॉब ही एक तरीका है। तो आप भी अब सोच समझकर चूज़ करें उन 95% लोगों की तरह जो जॉब ट्रैक पर हैं और शायद 65 की एज तक जिनका दिवालिया निकल चुका होगा। क्या आप भी यही चीज़ कॉपी कैट करेंगे या फिर 5% लोगों को कॉपी कैट करना पसंद करेंगे जो वेल्थ क्रिएशन ट्रैक पर हैं और जो 65 की एज से पहले ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या शायद वेल्थी भी बन चुके होंगे? चैप्टर 2, व्हाट इज़ ट्रू वेल्थ? ट्रू वेल्थ क्या है? ट्रू वेल्थ का मीनिंग सिर्फ यही नहीं होता कि आप चीज़ें खरीद सकें, बल्कि ट्रू वेल्थ फ्री होने की एबिलिटी देता है, जिसका मतलब है आपके पास इतना पैसा है, इतना टाइम है कि आप जो चाहे वो करें, जब चाहे तब करें। और यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखें कि इनफ मनी होना ही काफ़ी नहीं, इनफ नहीं होता। आपके पास इनफ टाइम भी होना चाहिए, क्योंकि खोया हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता। आपको ऐसे कई हाई पेड डॉक्टर्स और इंजीनियर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि क्या वो ट्रूली फ्री हैं, तो उनका आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि वो लोग सच में फ्री नहीं हैं। अगर उनके साथ कभी कुछ भी होता है और उन्हें क्विट करना पड़े, तो वो सेम लाइफस्टाइल के बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे जिनकी उन्हें आदत है। इसे इनकम क्रिएशन बोलते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने टाइम को मनी के बदले ट्रेड करते हैं और आप इसमें कुछ भी अर्न नहीं करते हैं जब तक कि आप पर्सनली कुछ ना करें। ये एक तरह का ट्रैप है, या फिर जैसा हमारे ऑथर इसे कहना पसंद करते हैं टाइम फॉर मनी ट्रैप। इनकम क्रिएशन टेम्पररी होती है या लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। एक बार अगर आपने किसी कॉज के लिए काम करना बंद कर दिया, जैसे कि मान लो किसी बीमारी के चलते आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रा बताओ कि आप कैसे अफोर्ड करोगे? नहीं ना, नहीं है ना इस बात का कोई जवाब आपके पास? वेल, तो फिर आप एक लग्जरियस लाइफ कैसे अफोर्ड करेंगे जो आपके काम करने या ना करने पर डिपेंड ना हो? लेकिन ऐसा हो सकता है जब आपकी रेजिडुअल इनकम हो। रेजिडुअल इनकम बेसिकली आपके लिए पैसा अर्न करती रहती है, चाहे आप काम पे जाएं या ना जाएं। ये सुनने में थोड़ा ड्रीम जैसा लगता है ना? वेल, खुशकिस्मती से ये फिक्शनल नहीं है, ये कोई सपना नहीं है। चलो एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाते हैं जिसे हम कहेंगे जॉन 40 सालों से अपनी इनकम का 10% सेव करता आ रहा है और इस पैसे को उसने बड़ी वाइजली इन्वेस्ट किया है। और जब वो रिटायर हुआ तो उसके पास $1 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट था, जिसका उसे 10% हर साल मिलता था, और ये रकम $1 लाख के बराबर है। तो एक तरह से ये पैसा तो बगैर कोई काम किए बैठे बैठे कमा रहा है, और यही उसकी एक्चुअल वेल्थ है। चैप्टर 3, लीनियर ग्रोथ, यानी कि ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी। टाइम को पैसे के बदले ट्रेड करना। आजकल हमारे 50-50 प्लान हैं। हम 50 साल तक हर साल वीकली 50 घंटे काम करते हैं, और जब रिटायर होते हैं तो हमें अपनी लाइफ टाइम कमाई का बस 50% ही मिलता है। और प्रॉब्लम ये है कि जो हम पहले कमाते थे वो तो अब भी इनफ नहीं होता। तो इमेजिन करो कि जब हमें इसका बस 50% ही मिलेगा, तो रिटायरमेंट के बाद कैसे हमारा गुजारा चलेगा? ये लीनियर ग्रोथ का एक बेसिक एग्जाम्पल है। लीनियर ग्रोथ को सिंपली कैलकुलेट करने के लिए हम नीचे दी गई इक्वेशन यूज़ करते हैं। H hourly wage into AN number of hour work is equal to I income। इसका सिंपली ये मतलब है कि आप जो देते हैं वही आपको एक्चुअल में मिलता है, और जब आप उतना नहीं दे पाते हैं तो आपको भला ज़्यादा कैसे मिल सकता है? लीनियर ग्रोथ की लिमिटेशन एक्सप्लेन करने के लिए हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। दो लोग हैं जो 2 डिफरेंट जॉब करते हैं। चलो पहले वाले का नाम हम जॉन रख देते हैं।
अब जॉन एक जगह पे फ्लावर बेचने का काम करता है। इस काम से वो हर घंटे $10 कमाता है। अगर वो इसमें से घर में काम तक का ट्रांसपोर्टेशन निकाल ले और डेली घंटे वीकली 6 दिन भी काम करता है तो पर वीक उसकी $600 की कमाई होती है। और अगर वो हर साल 50 वीक काम करे तो वो $30,000 पर ईयर कमाएगा। देखा जाए तो ये इतनी कम रकम भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग तो बस ड्रीम ही देख पाते हैं कि काश वो इतना कमा सके। हालांकि हर साल ये $30,000 जॉन की मैक्सिमम इनकम है, जो इससे ज़्यादा कभी कमा ही नहीं सकता और वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाता और ना ही कभी वो ब्रेक लेता है। उसकी इनकम उसकी लीनियर ग्रोथ पर बेस्ड है। उसे बस एक बार की पेमेंट मिलती है और एक बार पेमेंट मिलने के बाद उसे फिर से रेस लगानी पड़ती है। इस तरह से वो अपना टाइम मनी के बदले में ट्रेड कर रहा है। अब हम सेकंड कैरेक्टर को लेते हैं। ये है मार्क जो मेडिसन। लाइन में एक जनरल प्रैक्टिशनर है। वो इस ईयर $1,50,000 कमाता है, जो कि अच्छी खासी रकम है। हालांकि तब भी उसे पर डे 10 घंटे और वीकली 6 डेज़ काम करना पड़ता है। तो इस तरह वो अपने काम का गुलाम है। वो काम से थका हारा घर लौटता है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता है और वो ऐसी लाइफ नहीं जी रहा है जो ऐसी उसने सोची थी। और असली प्रॉब्लम तो ये है कि आप चाहे अभी साल के $30,000 कमाएं या $1,50,000, एक बार अगर जॉब छोड़ दें तो आपकी अर्निंग ज़ीरो है। एक कंपनी का CEO काफ़ी पैसा अर्न करता है, शायद $3 मिलियन पर ईयर या उससे भी ज़्यादा, जबकि उसका एम्प्लॉय साल में सिर्फ $20,000 कमाता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि CEO जानता है कि मनी कैसे लिवरेज किया जाए। उसके एम्प्लॉयज़ उसके लिवरेज हैं, इसलिए वो अपने एफर्ट के 100% के बजाय अपने 100 एम्प्लॉयज़ के एफर्ट का 1% अर्न करता है, और यही चीज़ लिवरेज है। हालांकि सिर्फ लिवरेज होना काफ़ी नहीं है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उसे यूज़ कैसे करें, वरना ये आपके लिए यूज़लेस है। इस नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको यही चीज़ समझाने वाले हैं। चैप्टर 4, लिवरेज्ड यानी कि ग्रोथ। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। स्मार्ट वर्क करें, हार्ड नहीं। चलो 1888 के अगस्त के टाइम में चलते हैं। आशा कैलेंडर ने $2300 में कोका कोला नाम के एक कार्बोनेटेड फाउंटेन ऑफ ड्रिंक के एक्सक्लूसिव राइट्स खरीद लिए थे। ये एक बड़ी सक्सेस थी, क्योंकि उस टाइम में ऑलमोस्ट हर ड्रग स्टोर में इस ड्रिंक का एक फाउंटेन हुआ करता था, जहाँ पर आके लोग 5 सेंट में कोका कोला पी सकते थे। हालांकि एक दिन कैलेंडर ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने वाकई में हिस्ट्री चेंज कर दी। एक दिन कैलेंडर का एक फ्रेंड उसके ऑफिस में आया और एक स्मॉल फ़ी के बदले में उसे एक एडवाइस की। कुछ देर आराम से सोचने के बाद कैलेंडर ने उसे फ़ी पे कर दी और उसके दोस्त ने उसके पास आकर धीरे से कहा, बोटल इट। बस फिर क्या था, कोका कोला की बोतल आने से पहले लोगों को इसे पीने ड्रग स्टोर जाना पड़ता था। इसलिए कंपनी का सारा प्रॉफिट इस बात पर डिपेंड था कि कितने लोग कोका कोला ड्रिंक पीने के लिए एफर्ट लगाकर ड्रग स्टोर तक आएंगे। लेकिन ड्रिंक को बोटलिंग करने से लिवरेज क्रिएट की गई। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बोतल में डालकर टाइम, एफर्ट और लोकेशन को लिवरेज बना दिया। और जबकि उसका प्रोडक्शन बोतल में बिक रहा था, तो कोई भी, जैसे मान लो कोका कोला के 6 पैक का एक फाउंटेन अपने घर में एंजॉय कर सकता था। तो ये होता है लिवरेज, जिससे आप अपना काम हार्डर के बजाय स्मार्टर तरीके से कर सकते हैं। या दूसरे वर्ड्स में कहें तो ये तरीका है कि कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने का। लिवरेजिंग योर वे थ्रू फ्रेंचाइजीज के थ्रू लिवरेजिंग। आजकल फ्रेंचाइजिंग बिजनेस खूब ट्रेड में है। अमेरिका का ऑलमोस्ट 60% सामान फ्रेंचाइजीज के थ्रू सप्लाई होता है। ये एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डाउन साइड भी है, और वो है इसका स्टार्टअप कॉस्ट। अब जैसे एग्जांपल के लिए, हर कोई इतना रिच नहीं होता कि $1 मिलियन खर्च करके मैकडॉनल्ड जैसी फ्रेंचाइजी ले सके। और सबसे बुरी बात तो ये है कि सिर्फ एक फ्रेंचाइजी से आम
आप अमीर नहीं बनने वाले। इसके लिए आपको मल्टीपल शॉप्स लेनी पड़ेंगी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि एक दूसरा अल्टरनेटिव फ्रेंचाइजी सिस्टम भी है, जिसकी स्टार्टअप कॉस्ट इतना कम है कि ये $500 में भी शुरू हो सकता है। जो काम आप सिर्फ एक बार करेंगे उसके लिए आप 1000 बार पेड हो सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि कैसे? चलो इसका आंसर नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। चैप्टर 5 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओसियोला मैकार्टी 28 साल की बूढ़ी थी जो काफ़ी टफ लाइफ जी रही थी। रोजी रोटी के लिए वो पड़ोसियों के कपड़े धोने और आयरन करने का काम करती थी, जिसके लिए वो पर बंडल $2 चार्ज किया करती थी। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद उसने अपना प्राइस बढ़ाकर $10 पर बंडल कर दिया था। इतने सब के बावजूद वो सिर्फ $9000 ही कमा पाती थी। जब वो 40 की थी तो उसने थोड़े पैसे सेव करने स्टार्ट किए थे। ये सेविंग टाइम के साथ इंक्रीज़ होती गई और 1995 में समर के टाइम में उसने अपनी सेविंग में से $1,50,000 एक चैरिटी में डोनेट की। अब सवाल ये है कि एक ऐसी औरत जिसकी इनकम एवरेज से भी नीचे है, वो इतनी बड़ी रकम भला कैसे डोनेट कर पाई? और वो अपनी सेविंग का कुछ % हर साल किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देती थी। वो पैसा खर्च करने के बजाय उसे इन्वेस्ट करती थी और इस चीज़ को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। और इसे और एक्सप्लेन करने के लिए बताते हैं। मान लो कि आपने 25 साल पहले $10,000 जीरोक्स में इन्वेस्ट किए, तो आज आपके $10,000 $40 मिलियन में बदल जाएंगे। ये है फ्रेंचाइजी का अल्टरनेटिव तरीका। फ्रेंचाइजी बेशक एक अच्छी बात है, लेकिन इसे स्टार्ट करने के लिए आपके पास काफ़ी बड़ी रकम होनी चाहिए। लेकिन कंपाउंडिंग में ऐसा नहीं है। आप कम पैसे से भी स्टार्ट करके कुछ टाइम बाद एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अब आप एक छोटे अमाउंट से बड़ा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, वो भी बगैर किसी लॉन्ग टाइम वेट के? तो इसका आंसर है नेटवर्क मार्केटिंग, और इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में सिनरिज्म के बाद पढ़ेंगे। चैप्टर 6 सिनरिज्म मैरिजेस। 1905 के वर्ल्ड फेयर में एंसर्ट हैम्पी और वेल्फस अपने बेचने की पूरी कोशिश में जुटा था। वो इसकी प्रमोटिंग करता रहा, फिर भी किसी ने उसके वेफल्स नहीं खरीदे। और उससे भी बुरी बात उसके साथ ये हुई कि उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाले स्टोर के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई थी जहाँ आइसक्रीम बिक रही थी। फिर एक दिन आइसक्रीम बेचने वाले के पास प्लेट्स ख़त्म हो गई, तो उसने एंसर्स से कुछ प्लेट्स उधार मांगी। एंसर्स के पास प्लेट्स तो नहीं थी, लेकिन उसने सोचा क्यों ना वेफल्स को ऐसे रोल किया जाए कि उसमें आइसक्रीम होल्ड की जा सके। और इस तरह आइसक्रीम कोन बनी जो लोगों को बड़ी पसंद आई। और फिर दुनिया भर में आइसक्रीम कोन फेमस हो गए और आज भी ये सबका फेवरेट स्नैक है। ये आइसक्रीम और वेफल्स की स्टोरी सिनरिज्म का एक परफेक्ट एग्जांपल है, जो दो अच्छे प्रोडक्ट्स और कॉन्सेप्ट को जो एक दूसरे से एकदम अलग हैं, फिर भी जब कंबाइन होते हैं तो एक नया ग्रेट प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। आप इमेजिन करो कि आपने वेल्थ क्रिएशन के एक परफेक्ट सिनरिज्म क्रिएट करने का चार्ज लिया है, एक ऐसा पावरफुल सिनरिज्म जो इस प्लानट पर हर किसी की लाइफ टच करे, जो अफोर्डेबल हो और एक डुप्लीकेटेबल सिनरिज्म हर किसी को अवेलेबल हो सके। ये बिल्कुल सिंपल है और मैं इसे फ्रेंचाइजिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की शादी कहना पसंद करूँगा। तो आखिर उनकी मैरिज का रिजल्ट क्या होगा? नेटवर्क मार्केटिंग, द अल्टरनेट सिनरिज्म। चैप्टर 7 नेटवर्क मार्केटिंग। डुप्लीकेशन वो तरीका है जिससे फ्रेंचाइजिंग को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, और कंपाउंडिंग ट्रू वेल्थ क्रिएट करने का वे। तो इन दोनों पर अगर हम कंबाइन करें तो नेटवर्क मार्केटिंग बनती है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सिंपली किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना होता है जो पहले से ही इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रही है। एग्जाम्पल के लिए वे आपको एक प्रोडक्ट देंगे जो आपको सेल करना है, और आप इसे बेचते हैं तो आपको 25% कमीशन मिलता है। हो सकता है कि ये ज़्यादा बड़ी रकम ना लगे, लेकिन अगर आप हर मंथ एक आदमी को भी ये सिखा देते हैं तो मुबारक हो, आपका कमीशन बढ़ जाएगा। क्योंकि
वो आदमी जब आगे सेल करेगा तो उसमें से भी आपको कमीशन मिलेगा, और जब वो आदमी किसी और को सिखाएगा तो उसका कमीशन और बढ़ जाएगा। ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है, जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा आपका कमीशन बनेगा। और मेरे डियर, वेल्थ क्रिएट के कॉपी कैट का बस यही तरीका है। ये बिल्कुल फ्रेंचाइजिंग की तरह है, लेकिन फ़र्क बस ये है कि इसमें आपको स्टार्टअप के लिए $1 मिलियन खर्च नहीं करने पड़ते, बल्कि आपको काफ़ी कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे और डेली ऑफिस जाने के बजाय आप घर बैठे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज हमारा कॉपी कैट मार्केटिंग 101 बुक समरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस बुक की समरी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल अनिल आर्मी राइडर। थैंक यू सो मच।